हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एडू बॉक्स इन पे। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपने जनरल नॉलेज के, जिसका ये पार्ट 5 है। ओके, इसके पहले हम 4 पार्ट और डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको जाके देखिए, उसके बाद ये देखिए। ओके, इसमें भी हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 30 लिए हैं। 30 क्वेश्चंस हमने इसमें लिए हैं, 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ओके, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स जो हैं, जैसे कि ईपीएफओ स्टेनोग्राफर और ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, इसमें आपके काम आ सकते हैं। उसके साथ ही साथ जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की वैकेंसी आई थी, ओके, जिनका एग्जाम शेड्यूल भी आ चुका है, 19 अगस्त से लेकर 28 अगस्त इसका एग्जाम होने वाला है। ओके, जिसमें आपका पटवारी है, तहसीलदार की हैं, और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की हैं, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की हैं, और भी बहुत सारी वैकेंसी हैं। ओके, सो इनमें आपका ये क्वेश्चंस काम आ सकते हैं। ओके, जो 19 अगस्त से लेकर 28 अगस्त जो शेड्यूल आया है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का एग्जाम का, सो इसमें आपके 3 एग्जाम का शेड्यूल नहीं आया है, जिसमें आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है, और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का है, और सिविल इंजीनियर का है। ओके, इनका अभी नहीं आया, बाकी जो पोस्ट बताई उसका आ चुका है। आप जाके डीडी के ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। ओके, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज नियासिन। ठीक है, इसमें से कौन सा विटामिन है जिसे हम नियासिन नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन ए है हमारा B4, B3, विटामिन B1 या B2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है, विटामिन B3। B3 को हम नियासिन नाम से जानते हैं। ओके, अच्छा, अगर इसकी B1 की बात करें तो इसे किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं थायमिन नाम से। ओके, इसे हम जानते हैं थायमिन नाम से, थायमिन। ओके, इसे हम थायमिन नाम से जानते हैं। और B2 किस नाम से जानते हैं? राइबोफ्लेविन नाम से। ठीक है, राइबोफ्लेविन। ओके, राइबोफ्लेविन नाम से हम जानते हैं B2 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग। ओके, इसमें से कौन सा रूरल बैंकिंग का पार्ट नहीं है? इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है उसका पार्ट नहीं है रूरल बैंकिंग का। तो 4 ऑप्शन है, मनी लैंडर, रीजनल रूरल बैंक, कॉमर्शियल बैंक या कोऑपरेटिव बैंक एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है मनी लेंडर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन, ये इसका पार्ट नहीं है। बाकी तीनों जो हैं आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं, ग्रामीण बैंक जिसे कहते हैं, ये कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव एंड लैंड डेवलपमेंट, ये तीनों इसके पार्ट हैं, बट मनी लेंडिंग का पार्ट नहीं है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है रूरल बैंकिंग का। ओके, अच्छा, आरआरबी का अगर फाउंडेशन आता है, कब फाउंडेशन हुआ था? तो आरआरबी का फाउंडेशन हुआ था 1975 में। ओके, 1975 में हुआ था। ओके, ये याद रखिएगा, कहीं पूछा जा सकता है कि आरआरबी फाउंडेशन कब हुआ था, तो ईयर रहेगा आपको 1975। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अगेंस्ट whom द बैटल ऑफ प्लासी फॉट द इंग्लिश कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव उसको लीड कर रहे थे। और तो पूछा गया है अपोजिशन में कौन था, किसके अगेंस्ट में वो फाइट लड़ी गई थी। सो इसमें चार ऑप्शन हैं हमारे पास, निजाम ऑफ अवध, सिराजुद्दौला या मुर्शिद कुली खान या शान नवाब। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में ये फाइट लड़ी गई थी। अच्छा, इसका विनर कौन था? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी ही इसको जीता था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, और जो इसका कमांडर था, जो सिराजुद्दौला का कमांडर था, वो कौन था? मीर जाफर, वही भी याद रखिएगा। ओके, मीर जाफर उसका कमांडर था, मिलिट्री कमांडर था। ओके, ये फाइट हारे थे सिराजुद्दौला, और जीता कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी फाइट को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अलाउज इज टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स अमोंगस द स्टेट। ठीक है, या सेंटर स्टेट का हो, या स्टेट वर्सेज स्टेट हो। ओके, या सेंटर वर्सेज स्टेट हो, या स्टेट वर्सेज स्टेट हो। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा जैसे कि हमारे ये 4 ऑप्शन है, एपेलेट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन या रिट जुरिस्डिक्शन या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अच्छा, सेंटर और स्टेट का हो या स्टेट वर्सेस स्टेट का हो, तो ये हमारा आता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होता है तो हमारा ये एपिलेट में आता है। ठीक है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होता है तो हमारा आता है एपिलेट में। ओके,
और इसमें सिविल और क्रिमिनल भी आते हैं। ओके, सिविल और क्रिमिनल भी आते हैं। और जो एडवाइजरी आता है, एडवाइजरी क्या आता है, जैसे कि कोई प्री इंडिया, जैसे कि प्री इंडिपेंडेंस अगर कोई ट्रिटी हुई थी और उसका वॉयलेशन हुआ है या कुछ उसमें अमेंड करना है, तो वो किसके अंडर में आता है, वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में आता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इंडियन आर्मीज फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर इज, ठीक है, इसमें से कौन है इंडिया का पहली वुमेन कॉम्बैट एविएटर? क्वेश्चन नंबर 5, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है, पुनीता अरोरा, दिव्या अजीत कुमार, अभिलाषा बराक या प्रिया सेमवाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, अभिलाषा बराक। अभिलाषा बराक फर्स्ट वुमेन है जो इंडियन आर्मी में एज अ कॉम्बैट एविएटर सेलेक्ट हुई हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? ठीक है, इसमें से कौन सी सबसे बड़ी लार्जेस्ट जो है सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है? तो 4 ऑप्शन है, बारापानी लेक या वुलर लेक, भीमताल लेक या लोकटक लेक। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो हमारा बी हो जाएगा, वुलर लेक जो है ये सबसे हमारी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ये है कहाँ पर है? ये कश्मीर में है, कश्मीर वैली में है। ओके, कश्मीर वैली में है, ये याद रखिएगा। कश्मीर लोकेशन अगर पूछा है वुलर लेक कहाँ है तो कश्मीर में। ओके, लोकटक लेक हमारी कहाँ पर है? लोकटक लेक मैंने कई बार आपको बताया है, मणिपुर में है। ओके, ये है आपकी मणिपुर में। भीमताल लेक आपने सुना होगा, भीमताल नैनीताल, तो ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ओके, और ये बारापानी लेक कहाँ है? मेघालय में। ओके, ये सब आप लोग अगर चाहें तो इनको नोट करते रहिएगा, वरना आपको मैं पीडीएफ तो दे ही दूंगा। ओके, फिलहाल ये लोकेशन भी पूछा जा सकता है आपको, तो याद रखिएगा बारापानी लेक मेघालय में है, वुलर लेक जो इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो कश्मीर में है, भीमताल लेक यूके में है, उत्तराखंड में है। ओके, और लोकटक लेक मणिपुर में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज इक्वलिटी बिफोर लॉ? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है इसका, आर्टिकल 19 या 23, 14 या 36। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? सी। ऑप्शन हमारा सी इसका, आर्टिकल 14 जो है ये स्पेसिफाई करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ओके, 19 अच्छा, आर्टिकल 19 किसकी बात करता है? ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। ओके, ये हमारे जो फंडामेंटल राइट है 6 जो 6 फंडामेंटल राइट है उसके बारे में बात करता है। ओके, 23 का क्या है? ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल जो स्मगलिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग उससे रिलेटेड है। ओके, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है, जो एक्सप्लॉयट कर देते हैं बॉडी पार्ट्स या इंसानों को, जो ह्यूमन बींग्स करते हैं उसके अगेंस्ट में है। ओके, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और एक्सप्लॉयटेशन, ये भी याद रखिएगा। ओके, और ये 36 जो है ये हमारा डीपीएसपी से रिलेटेड है, डीपीएसपी से रिलेटेड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, अच्छा, फंडामेंटल राइट किस पार्ट में आता है? तो आपको याद रखना है हमारा पार्ट 3 में आता है। फंडामेंटल राइट हमारा पार्ट 3 में आता है और डीपीएसपी हमारा पार्ट 4 में आता है। ओके, ये हमारा पार्ट 4 में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया? इसमें से हाईएस्ट पीक इन इंडिया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, आराम से इसको समझेंगे। ओके, सबसे हाईएस्ट पीक इंडिया की कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? कंचनजंगा। इसका करेक्ट आंसर है फिलहाल कंचनजंगा है। ओके, ये हमारी इंडिया की हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट कितनी है? 8586 मीटर, ये इसकी हाइट है। ओके, K2 जो है, K2 ये है हमारी गिलगिट बाल्टिस्तान, जो हमारा पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसमें है। इसकी हाइट है हमारी 8611 मीटर। ओके, और नंदा देवी जो है इसकी हाइट कितनी है? 7816। ये हमारी सेकंड हाईएस्ट है इंडिया की। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट है इंडिया की, ये याद रखिएगा। नंदा देवी हमारी सेकंड हाईएस्ट है इंडिया की। और जो नामचा बारवा है ये तिब्बत में है। ठीक है, ये तिब्बत में है, इसको याद रखिएगा, ये तिब्बत में है। कहाँ पर है? तिब्बत में है। इसकी हाइट कितनी? 7782, तिब्बत प्रोविंस में है, चाइना का। ओके, कंचनजंगा हमारा इंडिया का हाईएस्ट है और ये वर्ल्ड का सेकंड है, ये भी याद रखिएगा, ये सेकंड हाईएस्ट वर्ल्ड का है, वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट है। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, आपको पता होगा 8800 के आसपास उसकी हाइट है माउंट एवरेस्ट की। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑर्गेनाइजेशन हैव कोलैबोरेटेड इन May 2023 टू लॉन्च अ न्यू रुपे क्रेडिट कार्ड? ओके, सो कौन सा एक न्यू रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो किन 3 एजेंसीज ने मिलकर के किया है? तो वही पूछा गया है आपसे, जिसमें पेटीएम एसबीआई एनपीसीआई है, वीज़ा एसबीआई एनपीसीआई है,
पेटीएम HDFC एंड NPCI या मास्टर कार्ड ICICI एंड NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI का फुल फॉर्म है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन है ए। पेटीएम, SBI और NPCI ने मिलकर के ये नया रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है मई 2023 में। ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, इसमें से कौन सा करेक्टली इनकरेक्टली मतलब इनकरेक्टली पूछा गया है। ठीक है, तो चार ऑप्शन है हमारा, टोमेटो, फॉर्मिक एसिड, ऑरेंज एसिड, ग्रेप्स टार्टरिक एसिड या रेनिसिड जो बारिश का पानी होता है उसमें कौन सा होता है, बोइट्रिक एसिड। ओके, तो इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 10, इसका क्या है, ए है, टोमेटो। ओके, तो इसका क्या है, इसका वैसे टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, तो हमको याद रखना है ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड हमारा टोमेटो में होता है। ओके, वैसे फॉर्मिक एसिड लगभग हर वेजिटेबल हर फ्रूट में आता है। ठीक है, लेकिन अगर मेजोरिटी में पूछा सबसे ज़्यादा कौन सा होता है टोमेटो में, तो हमारा ऑक्जेलिक एसिड होता है। ऑरेंज में हमारा सिट्रिक एसिड होता है, ग्रेप्स में हमारा टार्टरिक एसिड होता है और रेनिसिड में हमारा ब्यूटरिक एसिड होता है, याद रखना है। ओके, विनेगर अगर कहीं आता है, विनेगर में कौन सा एसिड होता है विनेगर में, तो अब विनेगर में कौन सा होता है, एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, ये एसिटिक एसिड होता है विनेगर में। और खट्टे दही में, खट्टे दूध में कौन सा होता है, सोर मिल्क, सोर मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। इसी वजह से दही को हम, दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसको याद रखिएगा। तो इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे किस दिन होता है, 11 का हमारा ऑप्शन क्या है, चार ऑप्शन है, 3 जुलाई, 28 जून, 1 जुलाई और 15 मई। ओके, तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, 3 जुलाई। 3 जुलाई को हम इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, कुछ और इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा, जैसे 1 जुलाई को होता है इंटरनेशनल डॉक्टर डे। ओके, डॉक्टर डे याद रखिएगा, डॉक्टर डे होता है। 11 जून को 11 जुलाई की बात कर रहा हूँ, 1 जुलाई को और 11 जुलाई को, 11 जुलाई को होता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है। ओके, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है। और 29 जुलाई को हमारा होता है, 29 जुलाई को अच्छा नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। द क्वेश्चन आर इन द पार्लियामेंट इंश्योर्स, जो क्वेश्चन आर पार्लियामेंट में होता है वो इसमें से क्या इंश्योर करता है, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो चार ऑप्शन है, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स लेजिस्लेचर या जुडिशियल इंडिपेंडेंस फ्रॉम लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर जुडिशरी या जुडिशियल कोऑपरेशन विद द लेजिस्लेचर। तो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इसका 12 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ए है। ओके, ये हमारा क्या इंश्योर करता है, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर। ओके, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है स्टार्ट क्वेश्चन। ओके, स्टार्ट ऐसे मैं लिख रहा हूँ, मार्क बना रहा हूँ, स्टार्ट होता है, एक अनस्टार्ट होता है, ऐसा लिख ही देता हूँ मैं। एक होता है अनस्टार्ड और एक होता है स्टार्ट, दो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, स्टार्ट, तो जो स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं इनको हमको ओरल जो है आंसर करना होता है। ठीक है, पार्लियामेंट में अगर कोई हमसे पूछता है, जो रूलिंग पार्टी होती है उससे अगर कोई पूछता है तो आपको ओरल जो है उसका आंसर करना पड़ता है पार्लियामेंट में। ठीक है, और इन जो अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं इनको रिटर्न में देना होता है, इनका ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ओरल ही इसका आंसर दें। तो याद रखिए कि जो स्टार्ट होते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और उनका आंसर पब्लिक में मतलब पार्लियामेंट में ओपन ओरल देना पड़ता है खड़े होकर के। ओके, और जो अनस्टार्ट होते हैं उनका ज़रूरी नहीं होता कि आप ओरल दें, आप उसको रिटर्न भी दे सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। ओके, तो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। ये कौन सा राइट है अगर पूछा है तो ये लीगल राइट है हमारा। ओके, ये लीगल राइट है, ये हमारा लीगल राइट है। ओके, 6 फंडामेंटल राइट मैंने आपको बताया, 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ओके, अगर ये फंडामेंटल राइट पूछा जाए कहाँ से बोरो किए गए हैं तो हमारा ये यूएस से बोरो किए गए हैं, याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमारे बोरो किए गए हैं। फंडामेंटल राइट किस पार्ट में आते हैं तो ये भी अब मैं आपको फिर से बता देता हूँ, पार्ट 3 में आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट। ओके, जो हमारा 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 44
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1978 में। ओके, वहाँ पर क्या हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से डिलीट करके इसको कहाँ डाल दिया गया था, राइट, लीगल राइट डाल दिया गया था। ओके, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। लीगल राइट किस पार्ट में, लीगल राइट डाला गया किस पार्ट में है, किस आर्टिकल में है, तो आपको आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 300। ओके, आए, स्टोरी समझ में आ गई पूरी। ये पहले फंडामेंटल राइट ही था, लेकिन उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में क्या हुआ, इसको फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट में डाल दिया गया, और आर्टिकल इसका था 300 है इसका आर्टिकल, और ये पार्ट 12 में है। ओके, लीगल राइट ये हमारा पार्ट 12 में है, ये भी याद रखना है। ओके, थोड़ा सा टिपिकल हो गया, आप इसको आराम से देखिए और समझिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। धिनोधर हिल्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ओके, सो धिनोधर हिल्स के बारे में बात कर रहा है कि किस स्टेट में है, अंडमान एंड निकोबार, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर वेस्ट बंगाल। ओके, वेस्ट बंगाल। तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 का सी, गुजरात। ओके, गुजरात याद रखिए, गुजरात ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बी सॉरी सी, गुजरात में है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 14। ओके, अच्छा कुछ और मैं आपको बता देता हूँ, वो ये भी याद रखिएगा, जैसे एक सैडल पीक है, ठीक है, सैडल पीक है, और माउंट हैरियट है, एक माउंट हैरियट, अगर इनकी लोकेशन आती है माउंट हैरियट, तो ये आपका अंडमान एंड निकोबार में है, याद रखिएगा, अंडमान एंड निकोबार में है। ओके, एक विल्सन हिल है, विल्सन हिल। ओके, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे कुछ मिलता जुलता पूछ लिया गया है, तो मैं आपको मिलती जुलती ही चीज़ें बता रहा हूँ। विल्सन हिल्स हैं एक, ठीक है, काफ़ी फेमस हिल्स हैं, ये कहाँ पर है, ये भी आपको गुजरात में है, विल्सन हिल्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म एज अ थर्ड ईयर डेमोक्रेसी इन इंडिया। ओके, तो चार ऑप्शन हैं, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट। थर्ड ईयर, ठीक है, थर्ड टीयर कौन सा डेमोक्रेसी है, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें आपके पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज आती हैं, वो उनकी बात कर रहा है, ठीक है, वो हमारा थर्ड ईयर में आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, पंचायत एंड म्यूनिसिपल इसमें आती हैं। ओके, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ था, हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था, 1992 में, 1992 में हुआ था। तो अब हमने इसको नया पार्ट बनाया था, पार्ट 9, और उसमें हमारा हमने इसको एक दर्जा दिया था थर्ड ईयर डेमोक्रेसी का। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया। ठीक है, पहला सेंसस इंडिया में कब हुआ था, चार ऑप्शन है, 1861, 1872, 1881, 1882। क्वेश्चन नंबर 16, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी 1872 में हमारा फर्स्ट सेंसस हुआ था इंडिया में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, वेयर डिड पीएम नरेंद्र मोदी डेडिकेट एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट विद द मोर देन 1,780 करोड़ रुपीज ऑन द ओकेजन ऑफ वन वर्ल्ड टीवी समिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी ने एक फाउंडेशन ले किया है, स्टोन फाउंडेशन, जो वेरियस प्रोजेक्ट के लिए है, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, एक ही प्रोजेक्ट के लिए नहीं है। 1780 करोड़ रुपए किसके ओकेजन पे, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टीबी समिट। तो ये किस सिटी में किया है, तो यही पूछा गया है, पटना वाराणसी, न्यू दिल्ली या चंडीगढ़। ओके, चंडीगढ़। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वाराणसी में इन्होंने इसको फाउंड किया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 18, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर रहा हूं मैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। विच सिटी विल होस्ट द समर ओलंपिक गेम्स 2024 वाले समर ओलंपिक्स जो हैं ये कहाँ पर होंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, पेरिस। सबसे पहले तो आपको याद रखना है, समर ओलंपिक्स दो होते हैं, समर और विंटर ओलंपिक्स होते हैं। तो समर ओलंपिक्स जो 2024 में होने वाले हैं वो हमारे पेरिस में होंगे। ओके, उसके बाद इसका मोटो अगर पूछा जाए, मोटो क्या है, मोटो भी पूछ सकते हैं इसका मोटो। तो मोटो है इसका मेड फॉर शेयरिंग, ठीक है, मेड फॉर शेयरिंग। ओके, मेड फॉर शेयरिंग, ये याद रखिएगा, इसका मोटो याद रखिएगा। 2020 का जो हुआ था, 2020 का टोक्यो ओलंपिक्स कहाँ पर हुआ था, वो टोक्यो में हुआ था, 2020 वाला। ओके,
2028 वाला कहाँ पर होगा? 2028 अगर पूछा जाए, आ जाता है किसी एग्जाम में 2028 वाला, तो ये कहाँ पर होगा? ये हमारा लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया सिटी जो है, कहाँ की? यूएस की, ठीक है, वहाँ पर होगा हमारा 2028 वाला। और ये समर ओलंपिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये 28 में जो है समर ओलंपिक्स हैं, ओके। और अगर विंटर ओलंपिक्स की बात करी जाए तो 2022 वाला कहाँ पर हुआ था? 2022 वाला हमारा, जैसे हम जानते हैं, चाइना में हुआ था, ओके। और हमारा जो 2026 में, हर साल 4 साल बाद होता है, तो हमारा 26 वाला हमारा इटली में होगा, ओके। याद रहेगा। मैं फिर से एकदम क्लियर आपको बता देता हूँ। 2024 का समर ओलंपिक कहाँ पर होगा? पेरिस में होगा। 2028 का समर ओलंपिक लॉस एंजलिस में होगा और कैलिफोर्निया में होगा। 2026 का विंटर ओलंपिक्स इटली में होगा, ठीक है। फिर से याद रखिएगा, फिर से मैं एक बार और क्लियर कर रहा हूँ। समर ओलंपिक्स पेरिस में होंगे 2024 वाले, और समर ओलंपिक्स 2028 वाले लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया में होंगे। विंटर ओलंपिक्स जो 2026 में होने वाले हैं वो कहाँ पर होंगे? इटली में होंगे। 22 वाले चाइना में हुए थे, ओके। थोड़ा सा टिपिकल है, रोक के आराम से आप नोट कर लीजिएगा कहीं। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। विच वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर? ठीक है, पहली चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? वुमेन फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन सी थी? तो 4 ऑप्शन है, प्रतिभा देवी पाटिल, मीरा कुमार, रमा देवी या निर्मला सीतारमन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, रमा देवी। ये हमारी पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी, ओके। जैसे ये जानते हैं कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। मीरा कुमार हमारी पहली लोकसभा स्पीकर थी और निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ओके। पहले डिफेंस में थी, उसके बाद ये फिनांस में आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। हु इंट्रोड्यूस द रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम? ठीक है, किसके द्वारा रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम लाया गया था, ये आपसे पूछा गया है, ओके। चलिए, तो इसका 4 ऑप्शन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, हॉल्ट मैकेजी या थॉमस मुनरो। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन डी ही हो जाएगा, थॉमस मुनरो, ठीक है। जो रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम है ये हमारा थॉमस मुनरो के ही द्वारा लाया गया था, ओके। मैं आपको एक दो फैक्ट्स और बता देता हूँ। जैसे महालवारी सिस्टम है, महालवारी, ठीक है, महालवारी सिस्टम जो ये सेटलमेंट सिस्टम था, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये था किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। मैं यहीं लिख देता हूँ, इसके सामने लिख देता हूँ, महालवारी सिस्टम इनके द्वारा किया गया था, ओके, महालवारी सेटलमेंट सिस्टम। और सब्सिडरी अलायंस, अगर सब्सिडरी अलायंस की बात करी जाए तो किसके द्वारा गया था? रिचर्ड वेलिजेली के द्वारा, ठीक है। इसमें नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ, ओके। सब्सिडरी अलायंस किसके द्वारा? रिचर्ड वेलिजेली के द्वारा। ये क्या था? सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया गया था, ये याद रखिए, सब्सिडरी अलायंस, ओके, सब्सिडरी अलायंस। चलिए, ज़मींदारी की बात करें, ज़मींदारी किसके द्वारा किया गया था? तो वो कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। ये ज़मींदारी, ओके, ज़मींदारी जो सेटलमेंट सिस्टम है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। महालवारी जो है वो हॉल्ट मैकेजी के द्वारा किया गया था, सॉरी, महालवारी जो था वो, हाँ, लॉर्ड मैकेजी के द्वारा किया गया था। थॉमस मुनरो जो है इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था? रैयतवाड़ी सिस्टम किया गया था। और सब्सिडरी अलायंस जो है रिचर्ड वेलिजेली के द्वारा, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स, याद रखिए कॉमनवेल्थ और कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स दोनों अलग अलग हैं, ओके। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? ठीक है, पहला एडिशन कब हुआ था इनका? पहला एडिशन, क्वेश्चन नंबर 21, इनका पहला एडिशन कब हुआ था? 2000, ओके, 2000, सन 2000 में इनका कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स सबसे पहले ऑर्गेनाइज हुआ था। अगर सिंपल कॉमनवेल्थ गेम्स की बारे में बात करी जाए, ठीक है, सब कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बात करी जाए तो वो हुए थे 1930 में, ओके। कॉमनवेल्थ गेम्स 2000 हुआ था, हाँ। अच्छा, 2023 ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि 2023 में जो होने वाला है ये हमारा कहाँ होने वाला है? स्पेन में होने वाला है, ओके। स्पेन में हमारा होने वाला है, टबागो में होने वाला है। कई, अब देखिए वो सब एक ही उसकी नाम है तो आपके आ सकते हैं, ठीक है। टबागो में होने वाला है, स्पेन में होने वाला है, यहाँ पर आपका होने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं।
कलिंगा इज द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल, ठीक है, इसमें से कलिंगा किसका एंशियंट नेम है कोस्टल का? तमिलनाडु, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा हमारा जो है, इसको हम पहले कलिंगा नाम से ही जानते थे। ओके, कलिंगा वॉर, अगर कलिंगा वॉर किसी से कोई पूछता है कलिंगा वॉर कब हुई थी, क्वेश्चन नंबर 22, तो कलिंगा वॉर हुई थी आपकी 261 BC, 261 BC। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हाँ, which of the following constitutional amendment act made the right to education a fundamental right under article 21A of the Indian Constitution, ठीक है, किस अमेंडमेंट के द्वारा आपको जो राइट टू एजुकेशन है उसको फंडामेंटल राइट बनाया गया था? तो हमारे पास ये इतने हैं, ऑप्शन है 91, 91, 86, 89 या 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, तो 23 का हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा क्या है? बी। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में जो हुआ था उसमें हमने राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया था। ओके, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था अगर आता है तो आपको याद रखना है 1951 में हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, ठीक है। कुछ मेजर जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक बहुत ही जो सिग्निफिकेंट जो एक अमेंडमेंट हुआ था 42nd 1942वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 जो हुआ था, ये कब हुआ था? हाँ, 1976 में हुआ था, और इसमें सेकुलर वर्ड जो ऐड हुआ था, सेकुलर, ठीक है, सेकुलर और सोशलिस्ट ऐड हुआ था। 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था 73rd, उसमें मैंने आपको भी बताया 1992 में हुआ था, उसमें हमने पंचायत वो म्युनिसिपल और पंचायती राज को उसमें वो इंक्लूड किया था, ठीक है, ज्वाइन किया था, ऐड किया था, कुछ भी कह लें आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश? क्वेश्चन नंबर 24, इसका 4 ऑप्शन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, अंबुबाची मेला, या वांगला, या सोलुंग, ठीक है। 24 का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? सोलुंग, ठीक है, सोलुंग, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में मेनली सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, हॉर्नबिल अगर पूछा जाए, हॉर्नबिल तो आपका ये नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, नागालैंड। और बी जो है अंबुबाची मेला है, वो कहाँ पर होता है? वो हमारा आसाम में होता है, कामाख्या जो टेम्पल है आसाम में, वहाँ पर होता है, ठीक है, आसाम। और वांगला जो है हमारा ये मेघालय में होता है, मेघालय। फेस्टिवल भी याद रखिएगा, आजकल जो है फेस्टिवल और ये डांस फॉर्म जो फोक डांसेस हैं उनके बारे में क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं। ओके, तो याद रखिएगा, हॉर्नबिल हमारा नागालैंड में होता है, अंबुबाची मेला हमारा आसाम में होता है, और वांगला मेघालय में होता है, और सोलोंग हमारा अरुणाचल प्रदेश में होता है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरवे सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका? बहुत आसान क्वेश्चन है 25, ठीक है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी, या पाक स्टेट? तो इसका क्या ऑप्शन है? इसका डी ऑप्शन है, पाक स्टेट, याद रखना है, पाक स्टेट। पाक स्टेट हमारे इंडिया को, श्रीलंका को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 25। ओके, कुछ और मैं आपको बताता हूँ, जैसे स्वेज कैनाल की बात करते हैं हम, ठीक है, स्वेज कैनाल क्या है, किसको किसको सेपरेट करता है, ये ज्वाइन करता है? तो ये मेडिटेरेनियन सी को किससे करता है? रेड सी से ज्वाइन करता है, ठीक है, रेड सी। और उसके बाद बेरिंग स्ट्रेट की बात करें हम, बेरिंग स्ट्रेट के बारे में बात करें तो ये आर्कटिक ओशियन को ईस्ट पैसिफिक ओशियन, ठीक है, आर्कटिक ओशियन को ईस्ट पैसिफिक ओशियन से, ओके, ईस्ट पैसिफिक ओशियन। ओके, चलिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द द्रोणाचार्य अवार्ड वॉज वेट लिफ्टिंग में फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था, किस कैटेगरी में? वेट लिफ्टिंग में। कोच, ये हाईलाइट नहीं हुआ है, ठीक है, वेट लिफ्टिंग कोच इन 2000। तो 4 ऑप्शन है, सुनीता शर्मा, रेणु कोहली, पूर्णिमा महातो, या हंसा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा करेक्ट ऑप्शन है हंसा शर्मा को 2000 में हमारा द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था, किस कैटेगरी में? वेट लिफ्टिंग में। ओके, अगर पूछा जाता है कि ये सुनीता शर्मा, रेणु कोहली और ये क्या है, तो रेणु कोहली को आपको याद रखना है, ये एक एथलेटिक कोच है, ठीक है, एथलेटिक कोच हैं, और इनको मिला था 2002 में इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था। सुनीता शर्मा की बात करें, ये क्रिकेट की कोच हैं, ओके, ये क्रिकेट की कोच हैं, और इनको मिला था 2005 में द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है। ये अवार्ड्स भी बहुत पूछ रहे हैं, ठीक है,
तो ये भी आप याद रखिएगा। और पूर्णिमा महतो जो है ये आर्चरी से रिलेटेड है, तीरंदाजी से, आर्चरी से रिलेटेड है। और कब हुआ था ये, इनको कब मिला था, 2013 में। ठीक है, चारों मैंने आपको बता दिए, याद रखिएगा। वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं आप इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, द पैट्रियोटिक सॉन्ग सारे जहां से अच्छा वॉज कंपोज्ड बाई। ठीक है, सारे जहां से अच्छा जो सॉन्ग है किसके द्वारा कंपोज किया गया था। चार ऑप्शन हैं, अलामा, मोहम्मद इकबाल, बिस्मिल अजीमाबादी, बंकिम चंद्र चटर्जी या रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 27, तो इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ये है अलामा मोहम्मद इकबाल। ये जो है इन्होंने सारे जहां से अच्छा कंपोज किया गया था। ओके, एक और आपने सुना होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना, ऐसे आप समझ लीजिएगा। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, सरफरोशी की तमन्ना ये हमारा बिस्मिल अजीमाबादी ने कंपोज किया था। ओके, बंकिम चंद्र चटर्जी का पूछा जाए, बंकिम चंद्र चटर्जी का, तो इन्होंने क्या किया था, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम कंपोज किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारा क्या किया था, नेशनल एंथम जनगण मन। ठीक है, जन गण मन, याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारा नेशनल एंथम है और नेशनल सॉन्ग है, दोनों अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, किसके द्वारा कंपोज किया गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और रविन्द्रनाथ टैगोर जनगण मन। ओके, हु प्रपोज्ड वर्धा स्कीम, हु प्रपोज्ड वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। ठीक है, किसके द्वारा वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, प्रपोज किया गया था, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 28, तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज अलॉन्ग विद his son played the raga for peace in the year 2014 at the Nobel Peace Prize concert। Nobel Peace Prize concert हुआ था जिसमें रागा ऑफ पीस एक प्ले किया गया था म्यूजिक, तो वो किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो वही पूछा गया है, पंडित राम नारायण, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया या उस्ताद अमजद अली खान। ओके, तो इसका हमारा डी ऑप्शन है। ये इंस्ट्रूमेंट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने देखा है पूछ रहे हैं, तो आप इनको भी याद रखिएगा। और चाहे तो एक कॉपी बना लीजिएगा जिसमें आप नोट करते रहें, जब भी मैं बताऊँ या आपको कहीं मिलता है तो आप नोट कर लीजिएगा कि वो किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। ओके, डी है उस्ताद अमजद अली खान, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। रागा, तुम्हारा फोन आ रहा है, बात करो, चौकी बुलाया जा रहा है, जाओ निपटो। हाँ नील, छोड़ो, जो पास नहीं पता उनको तो रहने दो। हेलो, ओके, क्वेश्चन नंबर 30 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, हु डिस्क्राइब द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पॉलिटिकल होरोस्कोप जो है प्रीएम्बल को किसने कहा है, चार ऑप्शन है, ठाकुरदास भार्गव, के एम मुंशी, एन ए पालिखवाला या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ओके, ये हमारा क्या है, के एम मुंशी। के एम मुंशी के द्वारा इसको पॉलिटिकल होरोस्कोप कहा गया है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रीएम्बल जो है अभी तक सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया है, वो भी हमारा जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसमें। ओके, जिसमें हमारा सेकुलर वर्ड ऐड किया गया था। ओके, तो एक ही टाइम हुआ था, सेकुलर और सोशलिस्ट दो वर्ड ऐड किए गए थे। ओके, ये याद रखिएगा। चलिए, ओके, सो एंड करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।